हेलो। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो सब? बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अपने एमसीक्यू जो मॉड्यूल है उसका ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको हम दे रहे हैं। मॉड्यूल 1 एक्चुअली में हम इंडियन इकोनॉमी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी से हम शुरू कर रहे हैं और इस मॉड्यूल में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। कॉलोनियल एरा, जिसमें लैंड सिस्टम, जो हमारा आज़ादी के पहले के भारत का बात है उसमें से वो चीज़, और जो हमारा 1991 के पहले का भारत है उसके बारे में उसको कवर करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना चीज़ों को एकदम सेपरेट कर देना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, गरीबी का प्रॉब्लम है, निर्धनता का प्रॉब्लम है, तो वो 91 के पहले भी था, 1950, 1947, 1956 के पहले भी था, 1991 के बाद भी था, आज भी है। तो पॉवर्टी को हम इंक्लूड करके चलेंगे, हर जगह चलेंगे, देखेंगे बार बार रिपीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिपीट तो नहीं होगा पर कंसेप्ट थोड़े बहुत इधर उधर होंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगेंगे पर वो रिपीटेड नहीं है, एक्चुअली में टॉपिक को हम सेग्रीगेट किए हुए हैं। पर उन सेग्रीगेशन के बीच में बोले ना कि इंडियन इकोनॉमी को ईयर वाइज बांट देना या सब्जेक्ट वाइज बांट देना संभव नहीं है, क्योंकि चीज़ें एक साथ होती रहती हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें कहीं आपको 2 बार 3 बार दिख जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है आपको कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो टिक करके 100% मार्क्स लेकर आइए, है ना। पर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हम सिर्फ कंसेप्ट के लिए ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं। तो इस पर आगे बढ़ते हैं। और आपके सिलेबस में जो वकील, गाडगिल, राव या कृषि या इंडस्ट्री या नेशनल इनकम का ट्रेंड, है ना, पॉवर्टी इनइक्वालिटी की बात जो किया गया है ट्रेंड का, वो भी आपको इसमें थोड़ा बहुत मिलेगा। और पॉवर्टी के ऊपर हम लोग अलग से भी एक चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं और डिटेल में करेंगे, पर बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल में ये नहीं हो सकता। डिटेल में तो है ना, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में करने के लिए हमें 6 महीने का समय चाहिए, और वो 6 महीने का समय हम लोग इसमें तो दे नहीं सकते, है ना। तो इसको हम लोग आराम आराम से करेंगे। ये हमारा नोट्स है उस एमसीक्यू के सपोर्ट में। उस एमसीक्यू के सपोर्ट में ये नोट्स है और हम इसी को रेफ़र करके पढ़ाएंगे, और ये आपको पढ़ाना है, कॉपी आप ले करके बैठिए, ये आपको अपने साथ साथ करते जाना है। जो चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में आपको दिख रही हैं, सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में है, पर जो टेबल है ना वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में टेबल बनाएंगे और हम उसको हिंदी में जो जो बोलेंगे वो आप लिख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो हिंदी माध्यम के हैं वो। तो हम एमसीक्यू को करने के लिए इस नोट्स को रेफ़र करेंगे, और इस नोट्स के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जहाँ जो कंसेप्ट आएगा हम वो कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अब अपना काम। ये इंडियन इकोनॉमी का जो एमसीक्यू वाला मॉड्यूल 1 है, इसमें हम प्री इंडिपेंडेंस और प्री लिबरलाइजेशन एरा करेंगे, यानी 1947 के पहले का भारत और 1991 के पहले का भारत। 1947 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे सिर्फ, और 1991 के पहले का लगभग हर सेक्टर, हर क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको अपने नोट्स को रेफ़र करके कराएंगे वो आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स एक्सक्लूसिवली हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए ही हैं जो हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो सेक्शन ए करेंगे जिसमें ड्रेन थ्योरी, अर्ली इकोनॉमिस्ट और नेशनल इनकम प्लानिंग मॉडल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत को व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया। इसमें ऐसा है कि जो धन के निकास का सिद्धांत है ना, उसके बारे में 3 इकोनॉमिस्ट का नाम आता है। आप लोगों ने लूसेंट वगैरह हर जगह पढ़ा होगा कि वो दादा भाई नौरोजी ने दिया है, पर उसका सपोर्ट में ये लोग भी थे, और इन लोगों ने भी कुछ कुछ बातें की थी, है ना। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले, उसके पहले हमें ये समझना होगा
कि जो ये धन का निकास सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये एक्चुअली में होता क्या है। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात है, धन के निकासी का जो सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए एक चीज समझिएगा आप लोग कि धन के निकासी का मतलब ये है कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है और ये ब्रिटेन है। तो जैसे ट्रैप वाले सेक्शन में भी देखिए हम ये लिखे हुए हैं कि आरसी दत्त ने भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का इसका समर्थन किया, लेकिन मुख्य प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के तहत भारत के आर्थिक दोहन को उजागर के लिए धन के निकासी सिद्धांत को दिया। इसमें नहीं है, नोट्स में है। नोट्स में जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ वाले सेक्शन में जाएंगे, ये रहा हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इसके जब हम ट्रैप पे जाएंगे तो देखिए यहां पे ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है कि धन निष्कासन को सामान्य व्यापार घाटे से भ्रमित ना हो। मतलब कि इंडिया से जो सामान, इंडिया से जो वस्तु जाता था ब्रिटेन, या ब्रिटेन से जो इंडिया आता था, तो इंडिया से अगर 10 रुपए का माल जा रहा है तो ब्रिटेन से 1 लाख का माल आ रहा है। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। तो इंडिया हमेशा क्या चीज में रहेगा, डेफिसिट में रहेगा। ये नहीं है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि ब्रिटेन ने हमारे यहां से जो धन ले गया, या वो जो धन लेके जा रहे थे, उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं, नथिंग। उसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो यहां से समझते हैं सबसे पहले। देखिए सिस्टमेटिकली किसने दिया इस थ्योरी को, तो वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही पहले थे जिन्होंने इस, मतलब पहले नहीं, जिन्होंने सिस्टमेटिकली इस चीज की बात की। सबसे पहले उन्होंने 1876 नहीं, 1867, है ना, 1867 में उनका एक पेपर छपता है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया करके एक आर्टिकल छपता है, और उस आर्टिकल में ही वो इस चीज की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1873 में 1873 में पॉवर्टी ऑफ इंडिया नाम का एक, अब चूंकि ये पेपर सारे इंग्लिश में थे तो हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, पॉवर्टी ऑफ इंडिया नाम का एक पेपर छपता है इनका। उसमें भी ये इस चीज का जिक्र करते हैं। और सबसे लास्ट में ये 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक किताब लिखी और उसमें इस चीज की बात की। और यही 1901 है जिसमें रानाडे और आपका जाकर के एक भोलानाथ नाम के इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने भी ये आइडिया को डेवलप किया। आप क्वेश्चन में आंसर में देखिए, यहाँ पे रानाडे है ना, तो रानाडे और भोलानाथ नाम के एक व्यक्ति ने भी इसको डेवलप किया था इसी समय, 1901 के समय ही। और इसके साथ साथ आरसी दत्त जो थे, उन्होंने जो किताब लिखी, ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी की किताब है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आरसी दत्त की किताब है। बाद में आरसी दत्त ने इस कंसेप्ट को अपने किताब में सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये 2-3 पुस्तक हैं जो आपको याद रखना है नाम। तो इन लोगों के हिसाब से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन हो रहा था, उसके पीछे कारण क्या था, उसका रीजन क्या था, उसके कॉजेज क्या थे। ठीक है, तो उसके कॉजेज में होम चार्जेस की बात आती है। तो ये होम चार्जेस क्या है, ठीक है, होम चार्जेस का मतलब ये है कि ऐसे समझिए कि जो लंदन था, ये जो लंदन है,
यहां पे डायरेक्ट पेमेंट किया जाता था, पैसे भेजे जाते थे। क्यों पता है? क्योंकि इनके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था या उनका मिलिट्री था, उस सर्विस के लिए इनको पैसे दिए जाते थे कि आप हमें यहाँ प्रशासनिक सर्विस दे रहे हैं, आप हमें मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं। ये था। इसके बाद सैलरी, पेंशन या फिर आपका जा करके भत्ते, अवकाश भत्ते, वेतन, पेंशन, जो ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ना, जो सिविल और जो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री संभालते थे, जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको भी पेमेंट दिया जा रहा था। और जो वो पैसे थे जो इंडिया के बाहर खर्च किए जाते थे, और ये बहुत ज्यादा था। ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन टैक्स पेयर थे, जो भारतीय करदाता थे, वो उन लोन्स के लिए पैसे चुका रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वॉर या अपने एम्पेरियल को एक्सपांड करने के लिए, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए जो उनका पैसा खर्चा हो रहा था, वो पैसे भी इंडियन टैक्स पेयर से चुकाया जा रहा था। जिसमें इंग्लैंड में उठाए गए भारत के सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, इंग्लैंड में ऋण लिया गया, ठीक है, इंग्लैंड में कर्जा लिया गया, किस लिए? कि हम भारत के लिए पैसा लेके जा रहे हैं, और जिसका बड़ा भाग कहाँ खर्चा हो रहा था? भारत का, ये ब्रिटेन का अपना युद्ध पे खर्चा हो रहा था। पैसे लिए जा रहे हैं लोन, और वो पैसा कहा जा रहा है भारतीय रेलवे कंपनियों में ब्रिटिश निवेशकों की गारंटी शुदा ब्याज, कि तुम भारतीय रेलवे में पैसा लगाओ, तुमको इतना % ब्याज हम गारंटी के साथ देंगे, लाभ चाहे जो हो, उसके लिए पैसे दिए जाना। कॉस्ट ऑफ इंडियन ऑफिस इन लंदन स्थित इंडिया कार्यालय जो था, उसके व्यय भारतीय राजस्व पर डाला जा रहा था। और स्टोर्स परचेज इन इंग्लैंड फॉर इंडियन गवर्नमेंट रेलवे यूज, आपको पता है रेलवे बना रहे थे ये लोग, हम लोगों के लिए नहीं, अपना माल यहां से यहां ढोने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहां से यहां पहुंचाने के लिए, कि यहां कोई लड़ेगा तो तुरंत आके निपटा लेंगे। ठीक है, ये करने के लिए पैसे ले रहे थे, और वो पैसे इंडिया में नहीं खर्च हो रहे थे, वो सारे के सारे पैसे आउटसाइड इंडिया, बाहर खर्चे हो रहे थे। मतलब ये जो पैसे इंडियंस चुका रहे थे, उसका 1% लाभ ना इंडिया को मिल रहा था, ना वो पैसे वापस इंडिया में खर्च हो रहे थे। ठीक है, ये जो फैक्ट्स है ना नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, ये आगे हम लोग देखेंगे, इसलिए यहां पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले सिस्टमेटिकली किया, और उनके सपोर्ट में ये लोग थे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। वर्ष 1931-32 के लिए ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का पहला वैज्ञानिक व्यवस्थित अनुमान किसने लगाया? आइए करते हैं यहां पे। फर्स्ट साइंटिफिक नेशनल इनकम एस्टिमेट, साइंटिफिक से ज्यादा अच्छा होगा यहां पे आप लोग सिस्टमेटिक कर लीजिए, व्यवस्थित तरीके से, है ना। प्रथम व्यवस्थित तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना VKRV राव ने किया था 1931-32 में, जहां पे उन्होंने उत्पादन और आय विधि का प्रयोग किया। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए 3 विधियों का यूज करते हैं, उसमें से आय विधि और उत्पादन विधि जो है हमारा, उसका
उपयोग जो है वो VKRV राव ने किया। इनके बारे में भी देख लेते हैं, डिग्बी विग्बी के बारे में भी। तो ये हमारे नोट्स में आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ के हम पहुंचेंगे अपने नेशनल इनकम वाले पार्ट पे। ये एवोल्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया, यहां से समझिए। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय प्रवृत्तियां, रुझान, क्षेत्रीय संरचना और उनका विकास कैसे हुआ उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये वाला पार्ट जो ट्रेंड्स एंड पैटर्न है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1867-68 में एस्टिमेट किया, 1876 में पब्लिश हुआ, सबसे प्रथम थे। और इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज नहीं किया था, वैज्ञानिक पद्धति से इन्होंने इसका गणना नहीं किया। एक रफ एस्टिमेट बनाया कि पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री का, वो तकरीबन पर कैपिटा इनकम समझते हैं ना, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है वो तकरीबन 20 रुपया प्रति साल है, प्रति ईयर, पर ईयर। उसके बाद डिग्बी करते हैं, विलियम डिग्बी, वो भी लेट 19th में ही करते हैं, है ना, 19वीं सदी के अंत में ये करते हैं। और ये भी रफ एस्टिमेट देते हैं, और लेकिन ये भी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भारत में गरीबी है, और यहाँ का जो इनका जो कैलकुलेशन का जो मेथड था वो बहुत कमज़ोर मेथड था, तो इन दोनों को उतना वैल्यू नहीं मिला। बाद में आते हैं हमारे VKRV राव, जो 1931 और 32 में आकर के साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करते हैं, है ना, और ये प्रोडक्शन और इनकम मेथड का यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन में। फिर आते हैं ये शिवा सुब्रमण्यम, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज लेकर आते हैं 1900 से 1947 के बीच में। मोस्ट एक्सॉस्टिव एम्पेरिकल कॉलोनियल एरा डेटाबेस, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा डेटाबेस कॉलोनियल एरा में किसी का है तो वो इनका ही है। उसके बाद फिर हमारा CSO आ जाता है, 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और ऑफिशियल सीरीज फ्रॉम 56 शुरू करते हैं ये लोग, और आज भी ये काम कर रही है। कैसे NSO मॉस्पी वॉस्पी है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ये आप सेक्टोरल कंपोजिशन देख सकते हैं, और ये रेट भी देख सकते हैं आप, ठीक है। रेट के बारे में हम आपको अलग से एक टेबल देंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और सेक्टोरल कंपोजिशन के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर का जो शेयर था GDP में, मान लीजिए कि GDP अगर 100 रुपये है, तो इसमें एग्रीकल्चर से जितना पैसा आ रहा है वो तो गिर रहा था समय के साथ, पर इसमें जो लोग काम कर रहे थे ना, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ रही थी लगभग। 1950 से 1900 के बीच GDP में कृषि का हिस्सा लगातार घटा, लगभग 50% से 30%, जबकि उद्योग एवं सेवाओं का हिस्सा बढ़ा। परंतु कृषि पर निर्भर कार्यबल का हिस्सा दर्शकों तक हठधर्मिता से उच्च, लगभग 70% के आसपास लोग काम कर रहे थे। इसका मतलब जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोग सुनते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो कितना ज़्यादा था इस क्षेत्र में, वो आप समझ सकते हैं। अर्थात गैर कृषि कार्य क्षेत्र पर्याप्त श्रम को अवशोषित नहीं कर पाए, और कृषि के अलावा जितने भी काम थे वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। यह असंतुलन GDP में गिरावट, GDP में हिस्सा गिरावट बनाम धीमी रोजगार में हिस्सा गिरावट, भारतीय विकास अर्थशास्त्र की केंद्रीय संरचनात्मक विसंगति है। मतलब कि ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं, यही इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप आगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको, इसलिए हम ये पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन थे? VKRV राव। ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे मजा आएगा। इसके पहले जो था वो तो बच्चा वाला सवाल था। ये जो वेज गुड स्ट्रेटजी, यानी मजदूरी के जगह पे
श्रम कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। श्रम वस्तु रणनीति का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने किया था? यहां से मजा आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम महलनोबिस साहब का। तो ये जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में आए, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने कहा कि हम भारी उद्योग पे काम करेंगे, क्योंकि अगर देश का विकास करना है तो देश का विकास करना है तो भारी उद्योग का विकास करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अगर हम, जैसे मान लीजिए कि दो तरह के आप उद्योग को समझिए। एक उद्योग है जो बिस्किट बना रही है, तो बिस्कुट बनाने के लिए इसको मशीन चाहिए। अब समझिए, बिस्किट बनाने जैसे छोटे छोटे वस्तुओं को बनाने के लिए हजारों लाखों फैक्ट्रियां खुलेंगी भारत में, सबको मशीन चाहिए होगा, सबको मशीन चाहिए होगा। और ये सारा मशीन अगर हम विदेश से मंगाते रहें तो आप समझिए कि भारत में कितने ऐसे उद्योग बन पाएंगे। आज भी हम जिन वस्तुओं के लिए मशीन हमारे पास नहीं है, वो उद्योग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया हमारे पास। तो महलनोबिस का कहना था कि ये इंडस्ट्री तो हम लगाते रहेंगे, पर ये इंडस्ट्री जिस चीज़ के दम पे खड़ी होगी, जिस चीज़ के दम पे ये इंडस्ट्री खड़ा होगा, वो इंडस्ट्री पहले हमें लगाना होगा, ताकि हम उसके लिए किसी और देश पे निर्भर ना रहें। और कल जाके हम किसी भी तरह का इंडस्ट्री लगाएं, किसी भी तरह का इंडस्ट्री अगर हम बनाते हैं तो उसका यूज हम अपने यहाँ से, अपने यहाँ के इंडस्ट्री से ही उस मशीन को ले लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल HEC रांची में सेटअप किया गया है ना। आप ऐसे समझिए ना कि आपको मान लीजिए रोड बनाना है या आपको खेती करना है, और खेती करने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, और ट्रैक्टर के लिए टायर आपको बनाने वाली मशीन चाहिए। तो वो मशीन हमें अगर विदेश से लाना पड़ेगा तो कितना ट्रैक्टर हम बना के बेचेंगे। तो महलनोबिस का ये मानना था कि ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर का बॉडी, है ना, ये सब बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनें चाहिए, उनका निर्माण हम इंडिया में ही करेंगे। तो जो इनका था भारी उद्योग के ऊपर। ये नौरोजी और RC दत्त की जो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले की बात है ना, 1867, 1901 की बात है। ये थोड़ा रिसेंट ट्रेंड हो जाता है, तो आंसर में बचते यही हैं। और एक्चुअली में क्या था उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने के लिए हम नोट्स पे चलते हैं। इस टेबल पे आइए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील गाडगिल एंड VKRV राव। इसको हिंदी में कर लीजिएगा आप। वकील और ब्रह्मानंद का जो मॉडल था ना, उसको कहते हैं श्रम वस्तु रणनीति। ये इन्होंने अपनी किताब प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी 1956 में लिखी थी। इन्होंने क्या किया, तो जो महलनोबिस का जो भारी, लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, महलनोबिस के भारी उद्योग आधारित विकास मॉडल का विरोध किया। महलनोबिस का जो भारी उद्योग आधारित विकास मॉडल था, उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, रुक जाइए लिखने के लिए, समझ जाइए, जहां पे लेबर ज्यादा है ना,
तो सरकार को भारी उद्योग के बजाय पहले उन उद्योगों को बढ़ाना चाहिए जहां से लोगों को रोजगार मिल सके, और जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंजम्पशन की चीजें हैं, चार आटा दाल, तो चार आटा दाल ये सब जो है ना, इन सब को पहले बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ना होगा। सरकार को पहले ये करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महलनोबिस के भारी उद्योग आधारित विकास मॉडल का विरोध किया, और उसके विरोध में तर्क क्या दिया इन्होंने, तो तर्क दिया कि श्रम अधिशेष वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार को सर्वप्रथम श्रम वस्तु के उत्पादन का विस्तार करना चाहिए। एग्जाम्पल, खाना या फिर बेसिक कंजम्पशन आइटम है ना, इन सब के ऊपर फोकस करिए। इनका दो फायदा होगा, एक तो जो बेसिक जरूरत है वो भी पूरा होगा, और इनको बनाने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी, जहां से जो लोग हैं वो रोजगार भी प्राप्त करेंगे। रोजगार प्राप्त करेंगे तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो लोग उसके लिए सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे तो देश का विकास धीरे धीरे अपने आप होते जाएगा। यही वकील और ब्रह्मानंद का मॉडल था। और बेसिक गुड्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उसका एक फायदा ये भी होगा कि आपके यहां महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी। तो आप खाद्यान्न, आप बुनियादी उपयोगी वस्तुओं को, ताकि रोजगार प्लस महंगाई को कम किया जा सके, रोजगार बढ़ाया जा सके और महंगाई को कम किया जा सके, इस पे काम कीजिए। गाडगिल का क्या था फॉर्मूला, यही पढ़ते हैं हम लोग गाडगिल फॉर्मूला, ताकि आगे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, है ना। तो गाडगिल फॉर्मूला हम लोग करते हैं। देखिए, गाडगिल का जो फॉर्मूला था ना, वो डिसेंट्रलाइज और रीजनल प्लानिंग के ऊपर था, जिसको गाडगिल फॉर्मूला कहते हैं, और ये 1969 से लागू हुआ, जो चौथा प्लान से लागू होता है। क्या, कैसे, किस तरह से, समझिए। तो सबसे पहले यहां आप टेबल में लिख लीजिए कि इन्होंने क्षेत्रीय संतुलन की बात की, इन्होंने सहकारी विकास का बात किया, और जो राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता, केंद्रीय योजना सहायता का वितरण था, उसके लिए एक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीका या पारदर्शी फॉर्मूला दिया। समझते हैं। आपको यह समझना होगा कि वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो हर चीज, हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज दिखे। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर सभी के लिए वही होगा, पर सब्जेक्टिव एग्जाम जब देते हैं या सब्जेक्टिव चीजें जहां होती हैं, वहां इंसान दर इंसान उसका आंसर बदल जाता है ना। तो इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय योजना सहायता, ये क्या है अभी हम समझेंगे। केंद्रीय योजना सहायता जो है, उसका जो वितरण हो राज्यों के बीच में, वो ऑब्जेक्टिवली हो और बहुत पारदर्शी तरीके से, और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूला के लिए उन्होंने कहा कि आप जनसंख्या प्लस आप प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्लस आप टैक्स एफर्ट यानी कर प्रयास का यूज कीजिए। ठीक है। इसके अलावा आप विद्युत और सिंचाई परियोजना का भी यूज कर सकते हैं,
और इसके अलावा अगर किसी राज्य में कुछ विशेष समस्या है तो उसका भी उपयोग करिए और तब फिर पैसा बांटिए। क्या हम बोल रहे थे उसको समझते हैं, आइए अच्छे तरीके से। हिंदी वाले गाडगिल फॉर्मूला को गाडगिल फॉर्मूला ही लिखेंगे। इसके साथ आप योजना सहायता, जो अभी शब्द देखे ना हम लोग, योजना सहायता, प्लान असिस्टेंस, सेंट्रल प्लान असिस्टेंस। अब ये क्या था, कैसे था, समझिए। मान लीजिए कि भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना के तहत तय किया कि राज्यों के विकास के लिए हम सिंचाई, इरिगेशन या बिजली, है ना, या सड़क या कृषि या शिक्षा पे काम करेंगे। ठीक है। अब इन योजनाओं को चलाने के लिए राज्यों को पैसा चाहिए। देखिए, हमने 5 ईयर प्लान चुना था। 5 ईयर प्लान क्या करती थी, प्लान करती थी कि हमें क्या क्या करना है देश के लिए, और उस आधार पे देश का विकास होता था। तो मान लीजिए 5 ईयर प्लान ने ये प्लान किया कि हमें सिंचाई करना है, हमें कृषि लगाना है, हमें सड़क बनाना है, हमें कृषि बनाना है, हमें शिक्षक बनाना है, तो शिक्षा देना है, किसी एक पर्टिकुलर राज्य में हमें ये काम करना है। ठीक है, कोई भी एक स्टेट, मान लीजिए स्टेट ए में हमें ये सब करना है। अब इन योजनाओं को चलाने के लिए राज्यों को पैसा चाहिए। अब उस समय मोटे तौर पर पैसा का क्या व्यवस्था था कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यों को, वो स्टेट्स को विकास के लिए पैसा देगी, और जो पैसा देगी इनको विकास के लिए, इसके तहत, प्लानिंग के तहत, इसी को कहते थे योजना सहायता। ठीक है। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि क्या सर, जो फाइनेंस कमीशन काम अभी करती है और टैक्स डिवोल्यूशन का, कि 40% पैसा लोगों में बटेगा, क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो डिसाइड कर रही है कि हमें ये करना है, और उसके लिए जो पैसा आना है राज्य में, ये उस पैसे की बात कर रहे हैं। योजना से रिलेटेड सहायता जो है वो बात कर रहे हैं। ये पैसा बांटने का काम अलग है। अब समस्या क्या आई इसमें, हमें गाडगिल फॉर्मूला का आवश्यकता क्यों पड़ा? देखिए, किसी राज्य को कितना पैसा मिले, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब मान लीजिए केंद्र के पास देने के लिए 100 रुपया है, बिहार कहेगा हम गरीब हैं, हमें ज्यादा दे दो। महाराष्ट्र कहेगा अरे हमारे पास बहुत आबादी है, हमको ज्यादा पैसा का जरूरत है। साउथ के स्टेट कहेंगे कि हमने ज्यादा टैक्स का पैसा दिया है, तो हम पे ज्यादा पैसा खर्चा करिए। आखिर हम पैसा खर्चा करेंगे कैसे? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम के लिए ही गाडगिल फॉर्मूला को अपनाया गया। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पैसा देने लगे, तो वो तो अपनी मर्जी से पैसा देगी, है ना। वो अपनी मर्जी से पैसा बांटेगी, तो हो सकता है वितरण मनमाना हो जाए। इसलिए गाडगिल फॉर्मूला आया। गाडगिल फॉर्मूला का बेसिक आइडिया क्या था कि केंद्र की जो योजना सहायता राज्यों के बीच किस आधार पे बांटी जाए, वो बताना। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया कि आप पॉपुलेशन को लीजिए, वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को लीजिए, वहाँ के लोग कितना कर देने का प्रयास कर रहे हैं उसको लीजिए, और वहाँ का कुछ प्रॉब्लम है, बिजली, सिंचाई विचाई, ये सब को लेकर के देखिए कि किन राज्यों को कितना पैसा का जरूरत है, और आप फॉर्मूला का यूज करिए, है ना। कुछ उन्होंने वेटेज वगैरह दिया था कि पॉपुलेशन के लिए इतना वेटेज होगा, इसके लिए इतना, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है ना। आज जैसे हम SDI वगैरह या फिर मान लीजिए पॉवर्टी वगैरह मेजर करते हैं ना, वेटेज दे करके कि कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान का वेटेज इतना है, एजुकेशन का वेटेज इतना है, उस तरह से इंडेक्सेशन करते हैं। ये सब स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे उस चीज़ को। यह सामान्य टैक्स वितरण प्रणाली वाली चीज नहीं है, एकदम ध्यान से रखिएगा। इसे टैक्स डिवोल्यूशन से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है।
गाडगिल मुख्यतः तत्कालीन प्लानिंग कमीशन व्यवस्था में राज्यों को जो सेंट्रल प्लान है, प्लान में से का जो पैसा है वो कैसे राज्यों तक जाएगा उसके बारे में बात की है। और यही है गाडगिल फॉर्मूला, और यही लागू हुआ था 1969 यानी फोर्थ फाइनेंस कमीशन से, फोर्थ फाइनेंस कमीशन कह रहे हैं, फोर्थ प्लानिंग कमीशन से। ठीक है, आइए इस पे वापस, यहाँ कुछ रह गया क्या? हाँ, VKRV राव रह गया, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट किया इन्होंने, और इन्होंने प्रोडक्शन मेथड का यूज़ किया। इसके साथ साथ इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी फाउंड किया और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी किया, है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत उतना है नहीं। ये ट्रैप है, पढ़ लीजिएगा। महलनोबिस वकील ब्रह्मानंद का जो जोड़ी है वो बड़ा अच्छा ऑपोजिट जोड़ी है, तो वो देख लीजिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान किस अर्थशास्त्री के मॉडल पे बेस्ड था? तो भी हम लोग देखे थे, महलनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस चीज़ पे फोकस कर रहा था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर क्षेत्र पे काम कर रहा था। आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि हैरड डॉमर के मॉडल पे बेस्ड था। तो हैरड डॉमर का मॉडल सेविंग मॉडल है, और सेविंग मॉडल से ये था कि हमें देश का विकास के लिए लोगों से कैसे पैसा बचाना, सेविंग कराना है और उस पैसे का कैसे यूज़ करना है। ये हैरड डॉमर मॉडल का यूज़ किया गया, पर इनका टारगेट एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर पे ज़्यादा था। जहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है उसको हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर गाडगिल मतलब DR गाडगिल, भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में DR गाडगिल किस बात की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, है ना? सोचिए, रीजनल बैलेंस कैसे होगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे होगा और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। क्षेत्रीय संतुलन की बात की ना, कैसे पैसा बटे लोगों में। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956 कैटेगराइज्ड इंडस्ट्रीज इनटू 3 शेड्यूल्स। समझिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो IPR है, औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव आया, वो मेनली 1991 के पहले 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक 1948 वाला, एक 56 वाला और एक 69 वाला। तो जो 48 वाला है वो आज़ादी के बाद के जो भारत है उसका पहला IPR था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे होगा, उसमें सरकार क्या करेगी, प्राइवेट कंपनियां क्या काम करेगी, ये सब के बारे में रहता है। और ये जो 1948 का IPR था, इसने सबसे पहले ये फाउंडेशन फ्रेमवर्क रखा कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जहाँ पे स्टेट और प्राइवेट मिल के काम करेंगे, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म दोनों मिल करके, और एक मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। ये इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, IPR 1956 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इंडस्ट्री को 3 अलग अलग अनुसूची में बांट दिया, A, B और C। A के अंदर 17 इंडस्ट्री थे, और ये जो 17 इंडस्ट्री थे, इनको पूरी तरह से चलाने का, बनाने का, करने का जिम्मेदारी किसके पास थी? तो राज्य के पास, यानी सरकार के पास थी। बी में आपका जाकर के 12 इंडस्ट्री थी, जिसमें सरकार प्लस प्राइवेट दोनों मिल के चलाएगी। और सी में आपका जितना इंडस्ट्री बचता है, बाकी सब इंडस्ट्री थी जिसको प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यहाँ पे देखिए, महलनोबिस का भी सेकंड प्लान अच्छे से दिया हुआ है, तो वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये जो आपका इंडस्ट्री है, एक्चुअली में क्या था ना, आप ऐसे समझिए कि भारत अभी अभी आज़ाद हुई थी, तो ये नहीं चाहती थी कि बहुत सारा गुड्स जो है, बहुत सारा वस्तु जो है वो विदेश से लाया जाए। वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है ना। तो छाछ फूकने के चक्कर में कोशिश ये था कि प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा दादा नहीं बनने देना है, नहीं तो ये डुबा देंगी। और उसके बाद भी आप इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ेंगे नेचुरल मोनोपोली का, प्राकृतिक एकाधिकार का।
तो नेचुरल मोनोपोली क्या हो जाता है ना, कि जो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसका इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत के जो खर्चे होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, पर बाद में उसको चलाने का जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे, तो अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे को सेटअप करने में, रेलवे को बनाने में शुरुआत में जो खर्चे आएंगे वो शायद 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 इससे भी ज़्यादा आए, और बाद में इसको चलाने के लिए हो सकता है 2K या 5K इस तरह का कोई मॉडल बनेगा। मान लीजिए 2K का मॉडल बनेगा, एक कॉस्ट फंक्शन बना हमारा। अब आप समझिए कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका, ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा, शुरू में इसका पीछे बहुत पैसा लगाने होंगे, बाद में इसको चलाने के लिए बिजली का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सिर्फ इतना ही खर्चा है ना। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी शुरू में रेलवे डाल देती है तो वो शुरू में इतना पैसा खर्चा कर दी, अब तो उसको सिर्फ इस अमाउंट में, इस तरह के अमाउंट में पैसा खर्चा करना है। 2K का मतलब 2000 नहीं है, जो इकोनॉमिक्स जानते हैं वो जानते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब अगर कोई दूसरी कंपनी आना चाहेगी तो उसको पहले रेलवे के लिए इतना पैसा खर्चा करना होगा, बाद में सिर्फ इतना। लेकिन सोचिए जो रेलवे की कंपनी पहले से बैठी हुई है वो क्या करेगी, अगर कोई दूसरा कंपनी उसके कंपटीशन में आएगा तो वो इसको और कम कर देगी, लोगों का भाड़ा और कम कर देगी। तो कोई कंपनी इतना पैसा खर्चा करे डूबने के लिए अपनी कंपनी को, कोई करेगा नहीं करेगा। तो इसको प्राकृतिक रूप से मोनोपोली मिल जाएगा, एकाधिकार मिल जाएगा। आप ऐसे मान के चलिए कि टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, अगर मान लीजिए कि उस समय जियो होता तो टेलीकॉम कंपनी हर जगह टावर बिठाना है, ये करना है, वो करना है, कम्युनिकेशन सेंटर बनाना है, बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए शुरू में बहुत पैसे चाहिए, बाद में उसको रेगुलेट करने के लिए कम पैसे चाहिए ना, उसको चलाने के लिए कम पैसे चाहिए। तो सोचिए कि अगर सिर्फ जियो होती उस समय शुरू में, तो क्या बाद में अगर एयरटेल आना चाहती तो एयरटेल को शुरू में तो इतना पैसा खर्चा करना पड़ता। अब आप सोचिए कि शुरू में जो इतना पैसा खर्चा करेगी वो तो चाहेगी कि रेट हमको ज़्यादा मिले ताकि ये पैसा हम रिकवर कर सकें, पर जियो क्या करेगी, 30 रुपये में साल भर का रिचार्ज, क्योंकि उसको अब ये पैसा तो नहीं रिकवर करना है ना, ये पैसा तो वो समय के साथ रिकवर कर ही रही है या कर भी चुकी है या फिर आगे कर लेगी। अब 30 रुपये, अब सोचिए ये एयरटेल खरबों रुपया खर्चा करके 30 रुपया पर ईयर में अभी तुरंत दे सकती है क्या आपको, नहीं दे पाएगी। अब जब 30 रुपये में साल भर का रिचार्ज नहीं दे पाएगी, भाई 30 रुपये में ये साल भर आपको रिचार्ज दे देगी तो इसका रिकवर कैसे करेगी, ये काम कैसे करेगी। तो इतना कम पैसा में रिचार्ज दे करके ये अपना घाटा में रह करके अपने कंपनी को डुबा करके इस तरह की कोई कंपनी क्यों बनाना चाहेगी, नहीं बनाना चाहेगी। तो सरकार ने कहा कि जिस भी कंपनियों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा वो कंपनियां कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाएगी, वो कंपनियां हम सरकार कंपनी बनाएगी। क्यों, क्योंकि ताकि आगे जाके किसी का मोनोपोली ना हो जाए और वो मनमाना रेट नहीं लेगी। अब जियो किसी को आने नहीं देगी तो कोई आना नहीं चाहेगा, तो बाद में जियो अपने मनमर्जी का पैसा ले सकती है ना, वैसे भी ले रही है तो ले ही सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये 3 मॉडल बनाए गए। और इसके साथ साथ कमांडिंग हाइट्स का भी एक कंसेप्ट समझिए कि कोई इंडस्ट्री मनमाना न करे, उसके लिए क्या कहा कि भैया देखो तुमको बनाना है अगरबत्ती, अगरबत्ती के लिए चाहिए तुमको मान लो गोबर, तो गोबर का सप्लाई सरकार करेगी ताकि सरकार ये निर्धारित कर सके कि तुम कितना अगरबत्ती बना सको। क्योंकि अगर बिना सरकार के परमिशन से तुम अगरबत्ती बनाना चाहोगे तो सरकार बत्ती बनाकर ठीक है, कमांडिंग हाइट, सरकार ने अपने हाथ में रखा पावर। ठीक है, चलिए यहां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1956 ने उद्योगों को 3 सूचियों में बांटा, किस सूची में केवल राज्य के लिए आरक्षित उद्योग थे। एक चीज रह गया ना यहाँ पे, हाँ, MRTP एक्ट, मोनोपोली को रेगुलेट करने वाला एक्ट 1969 में आया, जो कंपनियों का मोनोपोली नहीं होने दे रहा था। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, अकेला मार्केट पे कब्जा कर लिया फिर मनमाना कर रहा है,
उसको कंट्रोल करने के लिए एमआरटीपी एक्ट आया 1969 में, जिसको आज़ादी के बाद बदल के और उसका नाम, उसका फंडिंग, सब कुछ, मतलब उसका फंडिंग कह रहे हैं, उसका नाम, उसका तौर तरीका, उसका सब कुछ बाद में बदल दिया गया। आइए ना देखते हैं, अभी वो क्वेश्चन भी आएगा आपका। अब सवाल आया ग्रीन रेवोल्यूशन पे, हरित क्रांति पे, कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज फॉर्मली लॉन्च ड्यूरिंग द, ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्च कब हुआ था इंडिया में? तो ये रहा ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो 67 के 66-67 के, मतलब थर्ड प्लान के फेल्योर के बाद ये लागू हुआ था। ठीक है, प्लान हॉलीडे में। की पर्सन कौन थे? तो उस समय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यम, और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम तो सब जानते हैं, स्वामीनाथन जी। टेक्नोलॉजी क्या था? तो HY सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और अस्योर्ड इरिगेशन, जिसमें कैनाल वगैरह बनाए गए, और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स, मतलब जो बीज है वो भी अच्छा उन्नत बीज, उसके अलावा जो मिट्टी में जो केमिकल की कमी है उसके लिए फर्टिलाइज़र्स, उसके अलावा पानी चाहिए तो उसके लिए अस्योर्ड इरिगेशन, और उसके अलावा अगर कीड़ा मकोड़ा लग रहा है तो पेस्टिसाइड्स। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा सॉल्यूशन था आपके सामने। ध्यान दीजिए, हम ऑब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉप बेनिफिटेड फर्स्ट, सबसे पहले कौन से क्रॉप को फायदा पहुंचा? तो वीट और राइस को। ठीक है, और जो पल्सेस और ऑयल सीड्स था उनको लगभग त्याग दिया गया था। तो गेहूं और चावल, इसको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा। रीज़न अगर आपको याद रखना है तो आप ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर कब सक्सेस हो सकता है? एग्रीकल्चर तभी सक्सेस हो सकता है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या है? इसको बाजार नहीं मिलता। आप कॉबवेब मॉडल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम हर साल टमाटर की खेती करते हैं डूबने के लिए, है ना? तो बाजार नहीं मिलता। तो समझिए कि अगर कोई बड़ा बाजार हो आपके पास में, उसके आसपास के जो राज्य होंगे वहां तो कृषि बहुत अच्छे से ना आपका जाकर के फलेगा फूलेगा। एक्चुअली में ये एक फैक्टर था, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर थे, पर पंजाब दिल्ली से सटा हुआ, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ, और यूपी का वेस्टर्न पार्ट ये भी सटा हुआ। तो दिल्ली जैसा मार्केट मिला तो एग्रीकल्चर हिट हो गया। देखिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इरिगेशन अस्योर्ड एरिया था, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स और बहुत सारा इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। ठीक है, इसके सपोर्ट में इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से आए? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन APC, दोनों 1965 में आए। APC को बाद में CAPC कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग कर दिया गया, है ना? क्रिटिसिज्म इनका यही है कि रीजनल, क्षेत्रीय असमानता हुआ, कुछ ही क्षेत्र में ये सीमित रह गया। उसके बाद फसल में भी असमानता रहा, गेहूं चावल को लाभ हुआ पर दलहन तिलहन का नुकसान हो गया, है ना? जिससे प्रोटीन और खाद्यान्न तेल, इस सब का जो एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट निर्भरता है वो बढ़ा। फिर आपका जाकर के क्लास डिस्पैरिटी भी हुआ, लार्ज फार्मर को फ़ायदा हुआ, स्मॉल फार्मर को बहुत नुकसान हुआ। मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान क्या होगा, है ना? तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? तो लेट 1960, 1970, मतलब 1960-67। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए आप लोग, हम नहीं देने वाले। करवे कमेटी 1955 किस चीज़ के लिए जानी जाती है?
कंसेप्ट भी है, इसलिए हम वहाँ पे चल रहे हैं, नहीं तो नीचे टेबल में तो दिया हुआ है सारी कमेटी के बारे में एक साथ। ये देखिए, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, लघु एवं कुटीर उद्योग। करवे समिति, ग्राम एवं लघु उद्योग समिति 1955 ने रोजगार सृजन एवं विकेंद्रीकृत ग्रामीण विकास हेतु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। क्योंकि भारत श्रम प्रधान एवं पूंजी दुर्लभ है, इसने वस्तुओं के आरक्षण नीति की नींव रखी कि फलाना प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगा, है ना। तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड कर दिया गया कि सिर्फ यही बनाएगा, बाकी बड़ी इंडस्ट्री ये सब प्रोडक्ट नहीं बना सकती। तो कुछ उत्पाद केवल लघु उद्योग द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो श्रम प्रधान की जगह श्रम प्रधान का है ना, तो भारत श्रम प्रधान भी है, ठीक है। तो करवे कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो एसएसआई से। देखिए यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया हुआ है टेबल में, यहाँ पे सबका कमेटी वमेटी भी है। देखिए 1955-56 करवे समिति, वांचू समिति। वांचू समिति किसके ऊपर थी, तो ब्लैक मनी के ऊपर, है ना। इस नोट्स का खासियत यही है कि आपका टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इसके अलावा फिर टेबल है जिसमें इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट और उसका फीचर, उसके बाद प्लानिंग कमीशन के बारे में कि ईयर, पीरियड, मॉडल किसका था, मेन फोकस किस चीज़ पे था, मेन फीचर्स क्या था, टारगेट ग्रोथ क्या था, एक्चुअल ग्रोथ क्या था, और कुछ क्रिटिकल फीचर्स क्या थे वो। उसके अलावा प्लान के बारे में ईयर्स और उसका एक पंक्ति में सार क्या है उस प्लान का, ठीक है ना। जैसे प्रथम में तो कृषि व सिंचाई पर फोकस, अनुकूल मानसून से लक्ष्य से अधिक वृद्धि हो गया, है ना। उसके अलावा आपका ईयर वाइज कब क्या हुआ, इंडिया में कब क्या हुआ, वो ईयर वाइज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस नोट्स की यही खासियत है। अलग कमेटी, ये एक टेबल है, देख लीजिएगा आप लोग, और पॉवर्टी वाले क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा। वो आप लोग रटते रटते बूढ़े हो गए हैं सब। दांडेकर एंड रथ की क्या फैसिलिटी था, अलग का क्या था, लकड़ावाला का क्या था, तेंदुलकर का क्या था, रंगराजन का क्या था, फिर एमपीआई आया तो उसमें क्या क्या है। तो पॉवर्टी पढ़ेंगे तो देख लेंगे, पर आप लोग अभी ये देख लीजिएगा, ये सब बेसिक है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट की बात नहीं है, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे। एक ना फेज समझ लीजिए इंडियन इकोनॉमी का, ये है काल। 1947 से 66 को नेहरूवियन काल कहते हैं, 66 से 80 को पीरियड ऑफ रेट्रोग्रेशन यानी डिक्लाइन, प्रतिगमन या आर्थिक गिरावट का काल कहते हैं। 1980-90 को पीरियड ऑफ रिवाइवल कहते हैं, 91 को इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं, और 91 से फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू होता है, ठीक है। ये जो रेट्रोग्रेशन वाला पार्ट है ना, डिक्लाइन, आर्थिक गिरावट का काल, इसको ऐसे समझिए, ये प्रोफेसर के.एन. राज का कंसेप्ट है। आप समझिएगा कि जो कुजनेट नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो इस पाथ को फॉलो करता है, इस रास्ता को फॉलो करता है कि पहले किसी देश में कृषि का विकास होगा, फिर वहाँ से सरप्लस होगा, वो सरप्लस से इंडस्ट्री का विकास होगा, फिर इंडस्ट्री के विकास के बाद सेवा का विकास होगा।
पर 1966-80 के बीच में क्या हो रहा था ना, रेट्रोग्रेड कर रहा था, ये उल्टा चलने लगा, ये पाथ रेट्रोग्रेड कर गया, ये उल्टा चलने लगा कि इंडस्ट्री का अगर बढ़ना शुरू हो चुका है तो उसके बाद सेवा बढ़ेगा। पर इस समय ये होने लगा था कि इंडस्ट्री घटने लगी थी और एग्रीकल्चर बढ़ने लगा था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर आप फेज समझिए। जो नेहरूवियन पीरियड है ना, इस नेहरूवियन पीरियड को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि उस समय के फीचर्स क्या थे। तो महलनोबिस मॉडल आया, जो हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, हैवी मशीनरी इसके ऊपर, और इंपोर्ट निर्भरता को कम, यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मॉडल था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस दौरान बढ़ा। फेज 2 जो था, वहाँ पे 1965 से 1971 में का वॉर, 65-66 में सूखा, अकाल, 73-79 में ऑयल शॉक, ग्लोबल ऑयल शॉक, है ना। इसी समय एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, वॉर है, सूखा है, अकाल है, ये वो, ऑयल शॉक, जैसे अभी ऑयल शॉक पड़ा हुआ है वैसे है। उसी समय MRTP आ जाता है, कंपनी को रोको, कंपनी को कंट्रोल करो। उसी समय फेरा नाम का एक एक्ट आता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फेरा फेमा क्या होता है, इंपोर्ट को रोको, है ना। तो बिजनेस का गला घोटा जा रहा था, तो इसलिए इंडस्ट्री डूब रही थी। दूसरी तरफ आप इसी पीरियड में देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, यानी एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा था। तो देखिए वही कंडीशन है ना कि इंडस्ट्री का गला घोट दिए हैं आप और एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है। तो इसलिए इसको प्रोफेसर राधाकृष्णन ने रेट्रोग्रेशन कहा। कुजनेट के ग्रोथ मॉडल को रेट्रोग्रेड कर रहा था, उल्टा चल रहा था उस पर, ठीक है। फिर आता है फेज 3 और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। हम इस पे आना नहीं चाहेंगे कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों कहा। प्रोफेसर राधाकृष्ण बहुत मतलब बड़े हिंदूवादी नेता थे, इसलिए उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा, ठीक है। उसके बाद 69-74, जो इसमें से सिर्फ एक 4th 5 ईयर प्लान है जो आपका सक्सेस था, बाकी प्लान कोई भी अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाया था इस पीरियड में, ठीक है। 66 से 69 प्लान हॉलीडे, एनुअल प्लान, है ना। उसके बाद 69-74 में चौथा प्लान आया जिसमें गाडगिल प्लान आया। फिर 74 से 77 पाँचवा प्लान 3 साल में ही बंद। 77 से 79 फिर 2 साल में रोलिंग प्लान। तो कोई प्लान पीरियड अपना प्लान पूरा नहीं कर पाई थी इस समय, एक 4th को छोड़ करके। फिर फेज 3 आता है 1980-90, जिसमें प्राइवेट और बिजनेस इसके रिगार्डिंग थोड़ा काम किया जाता है। हिंदू रेट का जो ट्रैप है उसके बाहर निकाला जाता है, इससे बाहर निकलता है। पर ये जो अच्छा चीज़ हो रहा था ना, ये सब पैसा उधार लेके किया जा रहा था, इसलिए जो हमारा डेफिसिट है, एक्सटर्नल डेट है, वो बढ़ रहा था। और फाइनली हम ट्विन डेफिसिट के प्रॉब्लम में फंसते हैं, जहाँ एक तरफ हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा दुर्दशा हो रहा है, बीओपी क्राइसिस भी आया। फिर 1991 आता है। फिर 1991 में रिफॉर्म होता है, जिसमें आपका रिफॉर्म होता है। फिर रिफॉर्म के लिए आपको 2 तरह की पॉलिसी चाहिए, एक रिफॉर्म लाने के लिए और दूसरी पॉलिसी उस रिफॉर्म को चलाने के लिए, जो 1991 के बाद रिफॉर्म आते जाते हैं। थोड़ा कम रिफॉर्म आया तो 1991 के बाद आपको ग्रोथ कम दिखेगा। 2004 से वो रिफॉर्म अच्छे आने लगे, तो पॉलिसी अच्छी आने लगी, तो आपको ग्रोथ दिखेगा, है ना। तो जो टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसमें ये जो लाइन लिखा गया ना, कटाक्ष किया गया, इसको काट दीजिएगा, कटाक्ष नहीं था ये। क्या था डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिर वही लकड़ा वाला कमेटी, गरीबी से रिलेटेड है, देख लीजिएगा, फैक्ट है। तेंदुलकर समिति फैक्ट है, रंगराजन समिति फैक्ट है, देख लीजिएगा, उसमें कोई डिस्कशन करने लायक नहीं है। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीयकरण, है ना, फेज 1। इसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार के स्वामित्व में वो बैंक आ गई। कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। गोल क्या था? तो इसका गोल था कि सबसे पहले गांव-गांव तक पहुंचना है बैंकों को। आप हजारों ब्रांचेस बनाइए बैंक के छोटे छोटे गांवों में। दूसरा था कि किसानों की मदद करनी है, चीप लोन, सस्ता कर्जा देना है इनको,
तीसरा था कि पब्लिक ट्रस्ट बनाना है, कि अगर सरकार मालिक हो जाएगी बैंक का तो लोग बैंकों पर भरोसा करने लगेंगे। फिर इंदिरा गांधी जी ही लेकर आती हैं सेकेंड फेज का जो नेशनलाइजेशन है, वो 1980 में 15 अप्रैल को। इसका जो गोल था वो क्या था? तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपको एक टेक्निक बताते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द अपने आप में बहुत ज़्यादा बखान करते हैं चीज़ों का। तो अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिख रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि बैंक जो पैसा लेंड कर रही है, जो दे रही है, वो किसको देना चाहिए? तो जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या हो सकता है किसी कंट्री के लिए? एग्रीकल्चर। प्रायोरिटी सेक्टर क्या हो सकता है किसी कंट्री के लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ताकि और लोगों को रोजगार मिल सके जो छोटे छोटे मतलब इंडस्ट्री है उससे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ज़्यादा पैसा दीजिए, इनको ज़्यादा पैसा दीजिए। दूसरा, क्रेडिट कंट्रोल। सरकार बहुत ज़्यादा क्रेडिट कंट्रोल कर रही थी कि बड़े बड़े बिजनेसेस को बैंक पैसा ज़्यादा ना दे। सरकार क्या बोलते हैं, ऐसा ना हो कि माल्या वाल्या टाइप के लोग ही बैंक पे कब्जा करके बैठ जाएं और ये किसान विसान गरीब लोग जो हैं इनको बैंक लोन ना दे। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, एक्चुअली में अमीर लोगों को पैसा देने में बैंकों का रिस्क भी कम है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अगर छोटे छोटे लोगों को आप देंगे तो बहुत सारे लोगों को देना होगा। माल्या जैसे लोग अरबों खरबों रुपए लेते हैं लोन, हमारे जैसे भिखमंगे लोग 10-20 लाख रुपया दो, हम भिखमंगों को 20 लाख कहाँ मिलेगा, 10-20 हज़ार रुपये, 1 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं। तो सोचिए कि खरबों रुपया भिखमंगों को बांटने के लिए कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो बैंक उससे भी बचना चाहती है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए CLR SLR का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा था। आगे एक क्वेश्चन है, फिर वहाँ पे हम लोग समझेंगे उसको। और फिर जो प्लान के टारगेट्स थे, प्लान का जो टारगेट था उसको भी पूरा करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ताकि बैंक अपना जो पैसा खर्च करे वो भी इससे अलाइन होकर करे, इसके साथ ही मिलकर करे, है ना। तो कब किया गया था? 1969 में। ऐसे बैंकों का जिनके पास 50 करोड़ से अधिक राशि जमा थी, 14 बैंक थे। MRTP एक्ट कब आया था? तो 1969 में। बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में। वॉर, ये वो सब यही पीरियड है, इसी पीरियड को सब कुछ झेलना पड़ा है। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कब किया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन के सपोर्ट में 1965 में। महलनोबिस कमिटी और महलनोबिस मॉडल अलग अलग चीज है। महलनोबिस कमिटी और महलनोबिस मॉडल जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। नोट्स में ये चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। देख लेते हैं नोट्स में कहाँ दिया हुआ है। नोट्स में दिया हुआ पहले समझ लीजिए। महलनोबिस कमेटी ने ये कहा था कि जो फर्स्ट थर्ड 3-5 ईयर प्लान है ना, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे जो आपने ट्रिकल डाउन अप्रोच का बात किया था। ट्रिकल डाउन अप्रोच का मतलब कि अगर देश का विकास होगा तो उसका फल जो है वो हर गरीबों के ऊपर गिरेगा और हर गरीबों का विकास होगा। ये एक्चुअली में पहुँच नहीं रहा है। उन्होंने ये कहा कि महलनोबिस समिति ने बताया कि शुरुआती 3 योजनाओं के बाद भी धन कुछ ही लोगों के पास सीमित है, सिमटा रहा है और आम जनता अभी भी गरीबी में जी रही है। तो विकास देश के विकास का जो लाभ आप बात किए थे कि सब तक पहुंचेगा, हर एक तक पहुंचेगा, वो कुछ लोगों तक, कुछ उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गया है और इसीलिए गरीबी बनी हुई है। नेहरू जी ने कहा था कि समुद्र में अगर बाढ़ आएगा तो हर नाव ऊपर उठेगा, यानी देश अगर विकास करेगा तो हर गरीब का विकास होगा।
है ना। तो इसके ऊपर ही थी ये समिति, नोट्स में देख लेते हैं कहाँ पे है, एक्चुअली में ढूंढना होगा हमको भी। ये सामने ही तो है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आय वितरण पर महलनोबिस समिति 1964 ने निष्कर्ष निकाला कि नियोजित आर्थिक वृद्धि के लाभ उच्च आय वर्गों में केंद्रित रहे, जबकि व्यापक गरीबी बनी रही। यह प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में शुद्ध ट्रिकल डाउन वृद्धि की विफलता, ट्रिकल डाउन अप्रोच का फेल्योर की बात करता है। ट्रिकल डाउन का मतलब है कि गाछ में आम फरेगा, पेड़ में आम फरेगा तो वो आम टूट के नीचे गिरेगा। तो उसी तरह अगर देश का विकास होगा तो उसके फल जो है, उसका जो पैसा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, वो लोगों तक पहुंचेगा। ऐसा फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान का मानना था, जिसके फेल्योर के बारे में महलनोबिस कमेटी ने बात की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि महलनोबिस कमेटी 1964 है, पर महलनोबिस मॉडल सेकेंड 5 ईयर प्लान। वांचू कमेटी किस चीज के ऊपर थी? तो ब्लैक मनी के ऊपर। ब्लैक मनी क्या होता है? काला रंग का पैसा। क्या ब्लैक मनी? वो पैसा होता है जो लीगली आप सरकार को नहीं बताते हैं, या जिसके लिए आप टैक्स नहीं देते, या जिसका इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं हो कि आपने ये पैसा कहां से कमाया है। ब्लैक मनी का पैसा, ब्लैक मनी का रंग काला नहीं होता। गाडगिल फॉर्मूला, सेंट्रल प्लान असिस्टेंस, फिर वही दांडेकन रथ, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्या था? तो इसने मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखा, न्यू रखा। प्री 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर स्ट्रिक्टली मैनेज्ड एंड रेशन्ड अंडर। 1991 से पहले के भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कड़ाई से प्रबंधन और रेशनिंग किसके तहत किया जाता था? ये मजेदार है, यहां समझने लायक चीज है। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। देखिए, आपको हम अभी एक टेक्निक बताए थे इकोनॉमिक्स में कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि आंसर क्या है, सवाल को नहीं जानते, तो सिर्फ उसके नाम को समझने की कोशिश कीजिए। यहां ये कह रहा है कि हिंदी में नाम लेकिन नहीं समझिएगा, इकोनॉमिक्स को का नाम हिंदी में मत समझिएगा, हम पहले कह देते हैं, नहीं तो अर्थशास्त्र को आप अनर्थशास्त्र कर देंगे। बार बार कहते हैं ये बात, इंग्लिश को समझिएगा। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी हमेशा इंग्लिश हिंदी मिक्स किया जाता है। कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रिक्टली मैनेज्ड और रेशन्ड किया जाता था। ठीक है, आप समझिए, जहां स्ट्रिक्ट वर्ड आएगा वहां पे मैनेज वर्ड नहीं आएगा, वहां पे कंट्रोल वर्ड आएगा। स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता था। रैशनिंग का मतलब होता है बेहतर उपयोग। आपके पास पैसा कम है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो वो रैशनिंग होता है। ठीक है, समझिए। आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम बात करें साल 1991 की, तो आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि 1991 के बाद कंट्री के पास ज़्यादा पैसा था कि 1991 के पहले ज़्यादा पैसा था। अच्छा, फॉरेन का पैसा डॉलर वॉलर हम क्यों रखते हैं, हमें क्या ज़रूरत है उसकी? तो पहले वहाँ से समझिए। फॉरेन का पैसा हमें इसलिए रखना पड़ता है कि वहाँ से अगर हम कुछ खरीदेंगे तो हमको उसी के पैसे मुद्रा में उसको पैसा देना होगा, और अगर उसका मुद्रा नहीं है तो हमें कोई एक ऐसा मुद्रा देना होगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मुद्रा है, डॉलर। तो ऑयल मंगाना है या कुछ और सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, इसलिए हमें डॉलर अपने पास रखना होता है। तो 1991 के पहले हमारे पास फॉरेक्स ज़्यादा होगा कि 1991 के बाद हमारे पास फॉरेक्स ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स फॉरेक्स हमारे पास अब ज़्यादा है, पहले बहुत कम है। तो अगर आपके पास कम फॉरेक्स है, पैसा कम है, तो उस समय आप रेगुलेट करेंगे कि उस समय आप मैनेज करेंगे पैसा? सोचिए सिर्फ। जब आप भिखमंगे हैं
भिखमंगा तो अमीर होता है, मतलब मान लीजिए आप हाँ भिखमंगे ही हैं, तो आप पैसा को रेगुलेट करके खर्चा करेंगे कि मैनेज करके खर्चा करेंगे, मतलब कंट्रोल्ड वे में खर्चा करेंगे कि मैनेज करेंगे कि 100 रुपया सेविंग में लगा देते हैं, 100 करोड़ इधर लगा देते हैं, 100 करोड़ का अंडा खरीद लेते हैं, 100 करोड़ का मुर्गी खा जाते हैं, 100 करोड़ का दारू पी जाते हैं, या आपके पास 100 रुपया है तो आप सोचेंगे कि नहीं इसमें से राशन खरीद लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। कब करेंगे? जब आप भिखमंगे हैं तब आप रेगुलेट करके चलेंगे, और जब आप अमीर हो जाएंगे तो आप उसको मैनेज करके चलेंगे। पर ये काम तो ठीक है, समझते हैं। तो आपको दो लॉ समझना है, एक को कहते हैं फेरा और एक को कहते हैं फेमा। फेरा और फेमा समझते हैं। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, फेमा को कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। फेरा समझते हैं, फेमा आप अपने आप समझ जाएंगे। पहला, सबसे पहले इसके जो नियम कानून था वो विनियमन के लिए था, यानी रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ये लॉ रेगुलेशन के लिए था। दूसरा चीज कि ये कंजर्वेशन के लिए था, है ना, बचाने के लिए। किस चीज को? तो फॉरेक्स को। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन की करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग फॉरेक्स कहते हैं, समझेंगे कंसेप्ट बाद में। विदेशी मुद्रा, ठीक है। बचाना क्यों था? क्योंकि भारत लंबे समय तक जो फॉरेन करेंसी है ना, उसका स्केर्सिटी से जूझा था, उसकी कमी के कारण जूझ रहा था, और उसकी वजह से उस बहुत सारे बीओपी में भी प्रॉब्लम हो रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। इसलिए जो फॉरेन करेंसी है ना, इसको एक तरह से स्केयर नेशनल रिसोर्स माना जाता था। मतलब ये ऐसा राष्ट्रीय संसाधन है जो बहुत सीमित है, इसको बचाना होगा हमको। और अगर सीमित है, बचाना होगा, तो बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसका बेहतर उपयोग करना होगा, जिसको रेशनिंग कहते हैं आप। सीमित फॉरेन करेंसी को प्रायोरिटी के हिसाब से एलोकेट करना होगा, प्रायोरिटी के हिसाब से बांटना होगा। मतलब कि अगर इंडिया के पास कम है, तो आप अगर कहते हैं कि भैया हमको ऑयल इंपोर्ट करना है, अब जरूरी काम है ऑयल मंगाना, है ना, तो ऑयल अगर मंगाना है तो जरूरी काम है, तो आपको फॉरेक्स मिल जाएगा, सरकार दे देगी, आरबीआई आपको दे देगी। और आप कहेंगे कि हमको नहाने के लिए डव का साबुन चाहिए और उसके लिए हमको डॉलर दीजिए, तो सरकार कहेगी जूता मारेंगे, खाने के लाले पड़े हुए हैं देश में, तुमको डव का साबुन मंगाने के लिए पैसा दें हम फॉरेक्स। तो कहिएगा हम बहुत अमीर हैं, हमको लंदन में 1 बीघा घर जमीन लेके घर छाड़ना है, घर बनाना है विराट भैया के बगल में। सरकार कहेगी जूता मारेंगे, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम घर बनाने के लिए पैसा मांग रहे हो, है ना। तो बोलोगे मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, उसके अय्यासी के लिए हमको पैसा भेजना है, सरकार बोलेगी चप्पल खोल के मारेंगे, मुंह लाल कर देंगे, है ना। तो रेशनिंग, जो चीज जरूरी है पहले वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे कम हैं। तो फॉरेक्स का जो अलोकेशन था वो प्रायोरिटीज उसमें महत्वपूर्ण थी कि हमें कहाँ खर्च करना है पैसे, वो ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है। चौथा, करेंट और कैपिटल ट्रांजैक्शन पर कठोर कंट्रोल लगाया गया। करेंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो जब बीओपी पढ़ेंगे तो समझिएगा, पर ऐसे समझिए कि विदेशों में पेमेंट करने के लिए, फॉरेन सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, विदेश में असेट खरीदने के लिए, मतलब फॉरेन से सिक्योरिटीज़ खरीदना, फॉरेन में असेट खरीदना,
इन सब से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन पे आरबीआई ने रेगुलेशन लगा दिया है ना। आरबीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में आरबीआई एक ऑथराइजेशन, एक परमिशन फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आरबीआई ही पूरा कंट्रोल कर रही थी। छठा चीज अगर आप इसमें देखने जाए क्या फीचर है, तो फॉरेन कंपनीज में भी रिस्ट्रिक्शन था, है ना। फेरा केवल ये नहीं देख रही थी कि इंडियन सिटीजन्स कितने डॉलर खरीद सकते हैं, फेरा ये भी देखती थी कि भारत में अगर कोई कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं जो विदेशी कंपनी है, तो उसका जो ऑनरशिप होगा या उसका जो मालिकाना हक होगा, उस मामले पे भी फेरा ही ध्यान रखेगी। इसलिए आपको क्या दिखेगा, उस समय बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां दिखेंगी जिसका मालिकाना हक आपको इंडियंस का दिखेगा। मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, है ना। तो फेरा एक्चुअली में एक कंट्रोल ओरिएंटेड इकोनॉमिक रेजिम था, बहुत सारा कंट्रोल था। और इसके अलावा आपको पता है, इसको क्रिमिनल लॉ माना जाता था, इसके वायलेशन को क्रिमिनल लॉ की तरह इसको ट्रीट किया जाता था। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का अंतर आप समझते हैं? क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है कि आपने सरकार के खिलाफ कोई काम किया है। सिविल लॉ का मतलब होता है कि ठीक ठाक है बाबू, बच जाओगे, है ना। तो इसका वायलेशन बड़ी कठोर था, अगर इसको वायलेट करेंगे तो सरकार आपको उल्टा लटका देगी। और यही कारण 1991 में आपको भयंकर मंदी दिखी। फेरा का कंट्रोल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जोर देना, इसकी वजह से जो है ना, आपको वैसे हम क्लास में ये कहानी सुनाए हुए हैं, पर आप समझिए कि अगर आपको कुछ मंगाना है विदेश से, दिवाली है और दिवाली में आपको पटाखा का दुकान डालना है, उसके लिए आपको कुछ सामान विदेश से मंगाना है, तो सबसे पहले एक आवेदन लेके नितिन गडकरी के पास जाना होगा कि भैया इसमें E20 मिलाए, मतलब सॉरी, ये माल मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना। अब नितिन गडकरी आपको आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे तभी जाकर के आप मंगा सकते हैं, नहीं तो नहीं मंगा सकते। उसमें भी लिमिट है कि कितना मंगा सकते हैं। अब ये लोग क्या करते थे, जानबूझ के टाल देते थे वो एक्सेप्टेंस, और इतना टाल दिए कि दिवाली के लिए आपको पटाखा मंगाना था, तो अब आपका टालते 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 न्यू ईयर तक पहुंचा देंगे, हो सकता है सरस्वती पूजा तक पहुंचा दें आपका वो लेटर पे साइन करने के लिए। तो आप नहीं माल मंगा पाएंगे तो क्या करेंगे, आप इंडिया में ही बनाने का जुगाड़ लगाएंगे। इस चक्कर का नुकसान बहुत था। एक तो करप्शन बढ़ा, लोग पैसा दे करके साइन करवा ले रहे थे। दूसरे तरीके से आप देखेंगे स्मगलिंग का केस बढ़ा। उस समय की फिल्मों को देखिए, अमिताभ बच्चन की फिल्मों को, है ना, कितना स्मगलिंग होता है। सारा फिल्म ही स्मगलिंग पे बेस्ड है कि सोने का सिक्का आया, सोने का बिस्किट आया, है ना, इस गोडाउन में यहाँ रखा हुआ है, या उस आपका जा करके पोर्ट पे आ रहा है। सब फिल्म उसी के आसपास घूमता है, उसके पीछे का रीज़न यही है। तो इन सब से निपटने के लिए जब 1991 की पॉलिसी आई, रिफॉर्म आया, तो इस रिफॉर्म के बाद फिलॉसफी बदल गई। फिलॉसफी ऐसे बदल गई कि जब दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, तो अब हमें इस पर रेगुलेशन नहीं करना है, इसको हमको छोड़ देना है और इसको मैनेज करना है सही तरीके से, है ना। और ये 1 जून 2000 से लागू हुआ। ये आया कब था, तो 1999 में, 1999 में आया, और 1 जून 2000 से ये फेमा ने फेरा को निपटा के और खुद फेमा का मतलब जगह ले लिया, है ना। चलिए अब करते हैं 25वां सवाल। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनिशियली बेनिफिटेड विच क्रॉप्स द मोस्ट ड्यूरिंग द लेट 1960s? वीट और राइस। इसमें क्या सोचना है? ये वही सवाल की 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो उसमें पूछा गया था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन सा अनुसूची सिर्फ राज्य के लिए थी, यहाँ पूछा गया है वही कि राज्य के लिए कौन सी। तो ए क्वेश्चन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग। कर्वे समिति किसके लिए थी, तो इसके लिए थी। अलग कमेटी, फिर से वही गरीबी रेखा वाला बात है, तो देख लीजिएगा, लकड़ा वाला है। फिर तेंदुलकर समिति पे क्वेश्चन है, रंगराजन पे क्वेश्चन है, पॉवर्टी पे इतने सारे क्वेश्चन हैं। फिर ये है 1991 के पहले राष्ट्रीय आय का जो पैटर्न था, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज कैरेक्टराइज्ड
बाय व्हाट? राजकृष्णा ने क्या कहा था? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात की थी। Which of the following decades in post-independence India witnessed a structural breakout from the hand? आपको पता है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया जो है वो ब्रेक थ्रू कर पाया। ये वो पीरियड है 1980-90 का जब इंडिया इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के ट्रैप से बाहर आ पाया। क्या पूछ रहा है? 1980 इसका आंसर हो जाएगा। महलनोबिस की जो मॉडल था ना, महलनोबिस की जो रणनीति थी, उसने पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर प्राथमिक जोर दिया, उसने हैवी इंडस्ट्री पे जोर दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जब आप हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे तो जो आपको बेसिक कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम लोग, तो उसका आपको उसमें आपको इन्फ्लेशन दिखेगा क्योंकि वो वस्तु कम बन रहा है पर लोग तो डिमांड करेंगे, और जब कम वस्तु है और लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन दिखेगा। इस वस्तु का आपको शॉर्टेज दिखेगा, है ना। नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1969, तो जो नागपुर रेजोल्यूशन था ना 1969 इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग मतलब लिमिट सेट करना कि लोगों के पास कितना लैंड होगा, और नोट्स में ये सब दिया हुआ है, नोट्स को रेफर नहीं कर रहे, बता दे रहे हैं यहीं पे आपको। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था ये कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग और सर्विस कोऑपरेटिव अक्रॉस रूरल इंडिया। पूरे ग्रामीण भारत में सहकारी संयुक्त खेती और सेवा सहकारी समितियां क्या है ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। आज भी कोऑपरेटिव कल्चर बढ़ रहा है, तो देखिए समझिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था उस समय एग्रीकल्चर में, कि लैंड बहुत फ्रेगमेंटेड था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ। इसके पास मान लीजिए 1 एकड़ लैंड जमीन है, इसके पास मान लीजिए आधे एकड़ लैंड है, इसके पास मान लीजिए 1.5 एकड़ लैंड है, इसके पास मान लीजिए 2 एकड़ लैंड है। यहाँ पे अगर आप देखने जाएं इस पूरे एरिया में, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये पूरी तरह से ए का है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बी का है, और ये वाला एरिया है सी का, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है डी का। अब आप समझिए कि अगर आप कुल एरिया देखने जाएं यहां से यहां तक, तो कितना एरिया है? 5 एकड़। 1 2 3 4 5 एकड़। पर ये 5 लोगों में बटा हुआ है, बहुत फ्रेगमेंटेड है। अब ये किसान अगर इस जमीन के नाम पे या इस जमीन के नाम पे लोन लेने जाएंगे तो बैंक नहीं देना चाहेगी, या इतना सा एरिया जोतने के लिए अगर किसान को ट्रैक्टर खरीदना हुआ तो फायदा नहीं है। तो क्या प्लान बना कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि जिसको कहते हैं, उसको शुरू किया जाए, जहां पे ये लोग मिलकर के एक कॉर्पोरेट बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, एक ग्रुप बना लिए, मालिक इस जमीन का यही है, 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 पर इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, ये ग्रुप बना लिया, और यहाँ पे ये लोग कुछ कुछ पैसा जमा करने लगे। अब पैसा जमा करने लगे और क्या हुआ कि अब 5 एकड़ के लिए जब कोई लोन लेने गए किसान, तो बैंक वालों ने इनको दे दिया, ट्रैक्टर के लिए लोन, मशीन के लिए लोन, खाद के लिए लोन, सब कुछ मिलने लगा इनको। अब ये यहाँ पे ये लोग जमा करेंगे, और यहाँ पे ये लोग कुछ भाड़ा के रूप में अपने ही ग्रुप में कुछ भाड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, अब ए को ज़रूरत है तो ए आएगा
और 10-20 रुपया देगा ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर ले जाएगा, अपनी खेती कर लेगा। बी आएगा, बी ले जाएगा, बी अपना खेती कर लेगा, है ना। सिंगल हैंडली ये काम नहीं हो सकता था, 20 रुपए में इनको ट्रैक्टर नहीं मिल सकता था, पर चूंकि ये लोगों ने ग्रुप बना लिया तो इनको 20 रुपए में ट्रैक्टर अवेलेबल हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। और जो सर्विस कोऑपरेटिव्स है ये वही है कि आइए कोऑपरेटिव में पैसा लगा दीजिए, इसमें पैसा दीजिए आकर के और सर्विस लीजिए। यही हुआ था इस सेशन में, पढ़ लीजिएगा आप लोग। राजा गोपालाचारी वगैरह ने इसका विरोध भी किया था कि अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो एक तरह से आप सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरे धीरे जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो ग्रुप के हाथ में जाएगा, ग्रुप के हाथ से फिर अब सरकार के हाथ में चला जाएगा, है ना। तो लोगों को मालिक रहने दीजिए अपने ज़मीन का, ये करने दीजिए, वो करने दीजिए। ड्रामा था अलग, वो ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी नहीं है। Structural composition of India's national income GDP in the post-independence decade 1950-1990। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक 1900, तो वही बात है कि एग्रीकल्चर में जीडीपी, मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर गिर रहा था, पर जो रोजगार था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ रहा था। ये वही बात कर रहा है। दांडेकर रथ की बात है तो गरीबी वाला बात है, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। 1991 से पहले 1969-1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य हम लोग देखे थे, ये देखे थे, गांव तक पहुंचिए, किसानों की सहायता करिए, सरकार मालिक रहेगी तो पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। फिर जब किया गया तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात की गई, क्रेडिट कंट्रोल का बात किया गया और प्लान के साथ अलाइन किया गया प्रोडक्ट्स को, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स मैंडेट बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा अनिवार्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत किसे आवंटित करना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपने आप में ये बताता है कि ये जो नॉर्म्स हैं ये क्या कहता है कि जो कमर्शियल बैंक है, आप बताइएगा हमको कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई में क्या डिफरेंस है। कमर्शियल बैंक को अपने लैंडिंग का एक निश्चित हिस्सा, मतलब कमर्शियल बैंक अगर 100 रुपया लोन में दे रही है तो उस 100 रुपये का कुछ पार्ट ऐसे सेक्टर को देना होगा जो उस देश की अर्थव्यवस्था या उस देश के समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर या और छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इनको क्रेडिट जल्दी से नहीं मिल पाता। आपको बताए थे हम वो क्यों क्रेडिट नहीं मिलता और कैसे क्या होता है। तो इसको फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कहते हैं, ठीक है। मतलब बैंक क्रेडिट केवल प्रॉफिट ओरिएंट से नहीं देगी, बल्कि वो एग्रीकल्चर के विकास, एमएसएमई का विकास, एजुकेशन का विकास, हाउसिंग का विकास, देश के विकास में भी अपने पैसे का जो लोन दे रही है उसका कुछ हिस्सा वो लगाएगी। इसको कहते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये होगा इसका आंसर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर और सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर और नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर मौद्रिक नियंत्रण के प्रमुख उपकरण हैं, है ना। आप जानते होंगे ये चीज़, और नहीं जानते हैं तो पढ़ेंगे मनी बैंकिंग जब पढ़ेंगे तब। 1991 से पहले भारत में इन्हें अक्सर अत्यधिक उच्च स्तर तक क्यों बढ़ाया जाता था? देखिए, आप जानते हैं कि बैंक का जो NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मत समझिए, अगर आपको नहीं आता तो ये चीज़ मत समझिए कि क्या होता है। अभी बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। मान लीजिए सर बैंक के पास 100 रुपया है देने के लिए, पैसा तैयार, तो सरकार कहती है कि ये जो 100 रुपया है इसको आप डायरेक्टली आप नहीं लोगों में लोन बांट सकते हैं, आपको कुछ पैसा रखना होगा और कुछ पैसा आप बांट सकते हैं। रखना इसलिए ज़रूरी है कि अचानक से कुछ हो गया, सब आ गया आदमी के हमको पैसा दो, तुम कहाँ से दोगे। और ये जो रखने वाला बात है ना, इसको आप दो तरह से रख सकते हैं।
एक को कहते हैं CRR और एक को कहते हैं SLR। CRR क्या होता है? तो CRR होता है कि कुछ परसेंट अपने इस 100 रुपए का आप कैश के रूप में रखेंगे और कुछ परसेंट SLR जो होता है उसको आप असेट के रूप में रखेंगे, लिक्विड असेट के रूप में, मतलब जो आप तुरंत भंजा करके और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पैसा खर्चा कर सकते हैं। इसमें आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे। क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? वो सरकार लिख के देगी कि इतना पैसा दो, इतने तारीख को घुरा देंगे, है ना। या आप गोल्ड खरीद सकते हैं या आप और कुछ कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1991 के पहले ये बहुत ज़्यादा था, इसका रेट बहुत ज़्यादा था। क्यों? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली SLR को समझिए। ये इसलिए ज़्यादा था कि इसके ज़्यादा रखने से बैंक क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा खरीदेगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा खरीदेगी तो सरकार के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा। तो सरकार अपने पास ज़्यादा पैसा लाने के लिए SLR ज़्यादा रख रही थी। और भी कारण थे, वो बाद में समझेंगे। और जो CRR ज़्यादा था वो इसलिए ज़्यादा था ताकि बैंक ज़्यादा पैसा लोन में ना बांटे, कुछ पैसा अपने हाथ में भी रखे। इसके पीछे की और कहानी है, वो आगे हम लोग कभी देखेंगे जब CRR और SLR पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर बढ़ते सरकारी राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है, आगे बाकी के 60 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे।